नमस्कार बच्चों। इससे पूर्व वीडियो में हमने जूल थॉमसन प्रयोग के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने ये देखा कि जब कोई गैस का जो है प्रसार होता है तो उसमें उसकी जो एंथैल्पी जो है वो अपरिवर्तित रहती है। इस तरह का जो है हमने उसमें पढ़ा था और जूल थॉमसन प्रयोग से ये हमने सिद्ध किया कि डेल्टा एच जो है वो 0 होता है। आज हम बात करते हैं जूल थॉमसन गुणांक के बारे में। कोई भी जो तंत्र होता है उसकी एंथैल्पी उसके ताप व दाब का फलन होती है। यदि किसी गैस के प्रसारण से उसके ताप में कमी dT हो और यदि दाब में कमी dP हो तो एंथैल्पी में हुआ परिवर्तन को हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि H जो एंथैल्पी है वो P और T का फलन है, FPT। अब ये जो H = FPT है, इसका यदि हम ताप और दाब के संदर्भ में अवकलन करते हैं तो अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा DH = जब हम ताप के संदर्भ में स्थिर दाब पर अवकलन करेंगे तो ये आएगा ΔH/ΔT एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू dt। और यदि हम इस एंथैल्पी का दाब के संदर्भ में अवकलन करेंगे तो प्लस होगा ΔH/ΔP एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dP, कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dP। या इसको हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं DH = CP/dt प्लस ΔH/ΔP एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dP। यहाँ जो हम जानते हैं कि Cp जो स्थिर दाब पर जो ऊष्माधारिता है वो होगी ΔH/ΔT एट कांस्टेंट प्रेशर = Cp होता है। तो ये जो है एंथैल्पी में परिवर्तन को हम इस समीकरण के द्वारा व्यक्त करते हैं। अब ये जो जूल थॉमसन प्रयोग है इसके अनुसार प्रसारण में जो एंथैल्पी है वो स्थिर रहती है, एंथैल्पी अपरिवर्तित रहती है। जैसा हमने इससे पूर्व का जो वीडियो था उसमें अध्ययन किया था जूल थॉमसन प्रयोग में कि जब प्रसारण होता है तो एंथैल्पी जो है वो अपरिवर्तित रहती है। अतः उस DH जो है वो 0 होगा। DH 0 होगा तो जो अभी हमने जो समीकरण पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि DH = CP/dt प्लस ΔH/ΔP एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dP बराबर हो जाएगा 0। यानी कि DH बराबर 0 है तो CP/dt प्लस DH/ΔH/ΔP एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dP = 0 होगा। या फिर हम इसी को जो है पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो ये जो है एक पक्ष को दूसरी तरफ ले जाने पर CP/dt = हो जाएगा माइनस ΔH/ΔP एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dP। और यदि हम इसका पक्षांतर करें, हम जानते हैं कि Cp जो है वो होता है, इसी को जो है पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dt/ΔP एट कांस्टेंट एंथैल्पी = हो जाएगा माइनस ΔH/ΔP एट कांस्टेंट टेम्परेचर अपॉन Cp। यानी कि इस ΔP को जो है हम इधर ला करके कांस्टेंट एंथैल्पी पर आकलन करते हैं और ΔT/ΔP एट कांस्टेंट एंथैल्पी = हो जाएगा -1/Cp इंटू ΔP एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये जो है समीकरण 2 जो है हमें प्राप्त होता है। यानी कि जो अभी हमें समीकरण पढ़ा था उसको यदि हम पुनर्व्यवस्थित करेंगे, जब एंथैल्पी जो है 0 होगी, एंथैल्पी में परिवर्तन, तो हमें समीकरण प्राप्त होगा 2, यानी कि ΔT/ΔP एट कांस्टेंट H = -1/Cp इंटू ΔH/ΔP एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी कि समीकरण 2 हमें प्राप्त हो जाता है। स्थिर एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप में परिवर्तन की जो दर है
उसी को हम जूल थॉम्सन गुणांक कहते हैं। यानी कि स्थिर एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप में परिवर्तन की दर को ही हम जूल थॉम्सन गुणांक कहते हैं। यानी कि डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एच जो होता है वही जो है आपका जूल थॉम्सन गुणांक है। अब ये जो जूल थॉम्सन गुणांक है इसको हम म्यू जेटी यानी म्यू गुणांक है, जेटी यानी जूल थॉम्सन गुणांक। इस जूल थॉम्सन गुणांक क्या हो जाएगा आपका, म्यू जेटी बराबर हो जाएगा डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एच, यानी कि स्थिर एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप में परिवर्तन की दर जो है वो म्यू जेटी यानी कि जूल थॉम्सन गुणांक होता है। या इसी जो डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एच जो है समीकरण 2 से इसका मान यदि हम रखते हैं तो म्यू जेटी हो जाएगा -1 अपॉन सी पी इंटू डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि समीकरण 3 जो है हमें प्राप्त होता है। यदि म्यू जेटी के मान में दाब की परास में स्थिर मान लिया जाए तो समीकरण 2 को हम यूँ कह सकते हैं कि डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर अपॉन सी पी होगा, और डेल्टा टी जो है वो होगा -1 अपॉन सी पी इंटू डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू डेल्टा पी। यहाँ जो डेल्टा टी है वो प्रसार द्वारा ताप में हुई कमी को व्यक्त करता है, और डेल्टा पी जो है वो दाब में अंतर है। डेल्टा टी का मान जो है जूल थॉम्सन प्रयोग में प्रयुक्त थर्मामीटर के द्वारा हम ज्ञात कर लेते हैं। जैसा हमने उसमें जो है जूल थॉम्सन प्रयोग में जो थर्मामीटर है उसके द्वारा ताप में जो कमी आती है उसको हम नोट कर सकते हैं। और सहरंध्र पात्र के दोनों ओर के जो दाब है वो दाब मापक के द्वारा हम ज्ञात करके और डेल्टा पी का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि गैस की स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता ज्ञात हो तो हम आसानी से और डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी का प्रायोगिक मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ये था आपका जूल थॉम्सन गुणांक। अब ये जो जूल थॉम्सन गुणांक है इसको हम आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन गुणांक ज्ञात करेंगे, और कि आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन गुणांक क्या होता है। आदर्श गैस की यदि हम बात करें तो हमने जो है अभी ऊपर जो है ये पढ़ा है कि म्यू जेटी यानी कि जूल थॉम्सन जो गुणांक है वो होता है -1 अपॉन सी पी इंटू डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी। और क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी पदार्थ की जो एंथैल्पी होती है वो दाब आयतन कार्य और उसकी आंतरिक ऊर्जा जो होती है उसके योग के बराबर होती है, यानी कि H बराबर होता है E प्लस पी वी। तो हम जो है H का मान जो है इस समीकरण में रख करके और आदर्श गैस जो है उसके लिए जूल थॉम्सन गुणांक को ज्ञात कर सकते हैं। अब यह हम इसको जो H का मान जो है इस समीकरण में रखेंगे और रख करके हम देखते हैं कि इसका मान क्या होगा। म्यू जे टी बराबर हमने पढ़ा था -1 अपॉन सी पी इंटू डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी। तो H की जगह हमने रख दिया E प्लस पी वी, ये समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इस समीकरण को यदि हम सोल्व करेंगे तो म्यू जे टी का मान हो जाएगा -1 अपॉन सी पी इज इक्वल टू हो जाएगा डी ई अपॉन डी पी एट कांस्टेंट टी और डी पी वी बटे डी पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि ऊपर के जो समीकरण है उसको हमने खोल दिया, कोष्टक को खोलने पर हमें यह प्राप्त हुआ। अब ये जो म्यू जे टी है वो हो जाएगा -1 अपॉन सी पी या फिर डेल ई अपॉन डेल ई, यानी कि ऊपर जो समीकरण है उसमें हमने डेल ई को जो है डेल वी से भाग दे करके और इसको विभाजित कर लिया, तो डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू डेल ई अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि ये जो डेल ई अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर वाला जो पद है इसको हमने डी वी से डेल वी से भाग दे दिया और डेल वी से गुणा कर दिया, तो ये दो पद इसमें प्राप्त हो गए, डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर
और डेल वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्लस में वो उसी को जोड़ देंगे ऐसे कैसे, डेल पी वी बटे डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि ये समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि आदर्श गैस के लिए स्थिर ताप पर आयतन के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जो है वो शून्य होता है। आयतन के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर जो है वो 0 होती है। इसलिए ये जो पद है डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी और डेल वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी, ये पूरा पद जो है वो 0 हो जाएगा। तो इसका मान जो है ऊपर वाली समीकरण में यदि हम रखेंगे तो रखेंगे और इसके अलावा स्थिर ताप पर हम जानते हैं कि आदर्श गैस के लिए पीवी भी स्थिर होता है, इसलिए डेल पीवी अपॉन डेल पी एट टी जो है वो भी क्या होगा, आपका 0 होगा, क्योंकि डेल पीवी का मान, क्योंकि पीवी स्थिर है तो वो 0 रहेगा। ऐसी स्थिति में जब हम इन दोनों टर्म्स डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी इंटू डेल वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू 0 और डेल पी वी अपॉन डेल पी एट टी बराबर 0, इन दोनों पदों का मान यदि हम ऊपर के समीकरण में रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा म्यू जे टी भी जो है वो क्या प्राप्त होगा, 0, क्योंकि सभी पदों का योग जो है वो क्या हो जाएगा, 0। तो इससे जो है ये स्पष्ट हो गया है कि आदर्श गैस के लिए जो जूल थॉम्सन गुणांक होता है उसका मान 0 होता है। आदर्श गैस के लिए जो है जूल थॉम्सन गुणांक का मान जो है 0 होता है। इसका कारण यह है कि आदर्श गैस जो होती है उस आदर्श गैस के में ये माना जाता है कि उसके अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है वो 0 होगा, और 0 यदि आकर्षण बल है तो जब गैस का प्रसार होगा तो गैस का प्रसार होने पर उसके अणुओं को दूर दूर जाने के लिए प्रसरण में कोई ऊर्जा व्यय नहीं होगी, क्योंकि कोई आकर्षण है नहीं, आकर्षण को तोड़ने के लिए किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए आदर्श गैस के लिए जो जूल थॉम्सन गुणांक है उसका मान जो है वो 0 होगा। तो आज जो है हमने ये अध्ययन किया कि जूल थॉम्सन गुणांक जो है उसका मान क्या होता है और उसको हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, और जूल थॉम्सन गुणांक क्या होता है ये भी हमने पढ़ा कि स्थिर एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप में परिवर्तन की दर जो होती है वो आपका जूल थॉम्सन गुणांक कहलाता है। फिर हमने आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन गुणांक ज्ञात किया और हमने पाया कि आदर्श गैस जो है उसके लिए जूल थॉम्सन गुणांक का मान 0 होता है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।